बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसेजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल। वो कहना ये चाह रहा है कि पैसेज होता है रास्ता, ठीक हो गया, कि जो भी कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहा है वो किस तरीक़ाकार से सेल के अंदर आ रहा है और किस तरीक़ेकार से सेल से बाहर जा रहा है। ये हमने पढ़ना है कि वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जो सेल के अंदर हो रही होती हैं जिनकी वजह से सेल जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज़्म परफॉर्म कर रहा होता है, अपने मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन। वो कहता है वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज बैरियर मोस्ट टू मोस्ट बट नॉट एट ऑल मॉलिक्यूल्स। उसका कहने का मकसद ये है कि वो कह रहा है कि जो सेल है ना, हमारे सेल, मैं आपको बता दूं कि जो एक सेल होता है, इधर मैं आपको बता दूं, ये एक सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा है, उसकी आउटर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक पीस मैं इधर बड़ा करके आपको बता दूं, दिखा दूं, तो वो इस तरह का कुछ पीस होगा, अंदर प्रोटीन होगा, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। मैं आपको बिल्कुल जल्दी बना के ये एक सेल की जो है पिक्चर, जो है सेल मेम्ब्रेन की पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह इसके अंदर ये लिपिड्स पड़े होंगे, ये लिपिड की बाई लेयर है, यानी एक लिपिड की लेयर, ये एक ये लेयर, और उसके अंदर प्रोटीन क्या है, एम्बेडेड पड़ा हुआ है। और कहीं पे ये वाला प्रोटीन होता है, कहीं पे फुल क्रॉस कर रहा होता है। ये देखें, ये प्रोटीन फुल क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को, और ये फुल क्रॉस नहीं कर रहा मेम्ब्रेन को, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये मेम्ब्रेन जो है, एक मैंने इधर से उसका टुकड़ा लिया, उसको मैंने बड़ा करके आपको दिखा दिया है, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिपिड बाई लेयर है, ठीक हो गया, और ये अंदर प्रोटीन पड़ा हुआ है। ये आपको इसकी समझ आ गई। अब वो क्या कहता है कि कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं। ये सेल की इनसाइड है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, और ये आउटसाइड द सेल है, ठीक है। ये जो एक छोटा सी चीज़ थी ये सेल के अंदर आ गई है। वो कहता है कुछ तो सेल के अंदर आ जाती हैं और कुछ बाहर, कुछ जो है नहीं आती, ठीक है। इसी वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। सेमी का मतलब होता है आधी चीज़ों को अंदर आने देगी, आधी को नहीं आने देगी। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है वैसे। तो इसका मतलब है जैसे सेमी गवर्नमेंट होता है, जो मतलब अदारा हुकूमत और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में काम कर रहा होता है, उसको सेमी गवर्नमेंट हम कॉलेज कह देते हैं। इसी तरह और भी अदारे होते हैं, ठीक हो गया। आगे वो कहता है सेल मेम्ब्रेन मेंटेन इक्विलिब्रियम। सेल में जो मेम्ब्रेन होती है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इस सेल के पास, इस सेल के अंदर पानी था, जो भी था वो हमेशा यही रहेगा, इसके अंदर सेम रहेगा। पानी अगर एक सेल में, फॉर एग्जांपल मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, एक टैंक था, आपने टैंक को सेल ले लेना, उसके अंदर हमेशा 10 लीटर पानी होता है, तो सेल के अंदर हमेशा 10 लीटर पानी होगा, और वो सेल इसको मेंटेन करके रखेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं, ठीक हो गया, होम्योस्टेसिस। इसका मतलब है सेल, होम का मतलब होता है घर, स्टेसिस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम में रखेगा। सेल अपने अंदर की चीज़ें जो है वो अपने अंदर जो है मेंटेन करके रखेगा, ना ज़्यादा कोई बाहर चीज़ जाने देगा ना अंदर आने देगा। अगर कुछ ज़रूरत होगी चीज़ की वो अंदर मंगवा लेगा, अगर कोई इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं इसके जो इसको पसंद नहीं है तो उसको बाहर भेज देगा। इतनी बात समझ आ गई। तो वो उसने ये जो लाइन पूरी लिखी है, सेल मेम्ब्रेन मेंटेन इक्विलिब्रियम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, कि अंदर और बाहर जो भी सेल का इन्वायरमेंट होगा वो उसको सेल मेंटेन करके रखेगा। बाकी बाय एक्सचेंजिंग मैटर्स, जो भी मैटर होगा उसको एक्सचेंज कर लेगा, मतलब उसका तबादला करेगा सब्सटेंसेस या मटेरियल का, विद सेल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वो चीज़ें सेल्स बाहर भेज देगा या खुद अंदर ले लेगा, ठीक हो गया। आगे वो कहता है सेल मेम्ब्रेन डू इट थ्रू द फिनोमेना। ये किस फिनोमेना के ज़रिए हो रहा होता है? नंबर 1 डिफ्यूजन, नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नंबर 3 ऑस्मोसिस, नंबर 4 हमारे पास फिल्ट्रेशन, नंबर 5 हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 6 हमारे पास एंडोसाइटोसिस, और नंबर 7 एक्सोसाइटोसिस। ये 7 तरह के जो तरीक़ाकार है इनको सेल अपनाता है ताकि वो बाहर से मॉलिक्यूल ले ले या बाहर मॉलिक्यूल को भेज दे। ये 7 तरीक़ेकार हैं। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं MCQs के हवाले से, हमारे पास 2 किस्म की ट्रांसपोर्ट होती है। एक ट्रांसपोर्ट है ना, सेल एक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 2 किस्म की होगी, पैसिव, ठीक हो गया, और एक्टिव, 2 किस्म की होती है। इसमें जो होती है हम एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल क्या है, होता है।
इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, नो एनर्जी। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन। अब इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह की होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया, दो किस्म की ट्रांसपोर्ट हो गई, जिसमें जो मॉलिक्यूल है सेल की एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर अपनी मूवमेंट कर लेगा, या सेल के अंदर आ जाएगा या सेल से बाहर चला जाएगा, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और जिसमें सेल एनर्जी इस्तेमाल करेगा यानी यूटिलाइज करेगा, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अब आपकी किताब में इन चीज़ों को ऐसे ग्रुप बना के या इन चीज़ों को ना ऐसे ही स्कैटर दिया हुआ है बेतरतीबी से, मैं उनको आपको तरतीब से करवा रहा हूँ। अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन की मज़ीद जो टाइप्स आ जाती हैं, मज़ीद उसकी किस्में हैं। एक डिफ्यूजन हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हमारे पास होता है, ठीक हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास एक और किस्म है इसकी ऑस्मोसिस, ठीक हो गया। ऑस्मोसिस के अलावा इसकी एक और किस्म है फिल्ट्रेशन। इन सारी की सारी प्रोसेसेस में, इन सारे के सारे तरीक़ाकार में सेल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता, नो एनर्जी। ठीक हो गया, सेल एनर्जी का इस्तेमाल इन सारे तरीक़ाकार में नहीं करता। ये सारे तरीक़ाकार आपकी बुक में दिए गए हैं। एक्टिव की मिसालें इधर सिर्फ दो दी हैं उसने, एक एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस। अब ये जो है इनको पढ़ लेते हैं। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि दो किस्म के ज़्यादातर तरीक़ाकार सेल इस्तेमाल करता है। एक में एनर्जी इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल को बाहर भेजता है या अंदर अपने अंदर इंटर करवाता है, ठीक है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन करवाता है। ठीक है, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल फॉर्म में हो सकती है, कोई भी इस तरह की टाइप हो सकती है। ज़्यादातर एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, उसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये आगे बहुत आगे की बातें हैं, इवन आफ्टर योर एफएससी उसके बाद की ये बातें हैं। आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो किस्म की होती हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट की मिसालें दी हुई हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन। ये जो तरीक़ेकार हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, एमसीक्यूज़ में आ जाता होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, सेल दो किस्म की ट्रांसपोर्ट होगी, पैसिव, एक्टिव। पैसिव की ये मिसालें आ गई, एक्टिव की एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हो गया। अब ये क्या क्या, ये बलाएँ क्या है, डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड, ऑस्मोसिस ये क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या है, ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक हो गया। सबसे पहले डिफ्यूजन पे आ जाते हैं। वो कहते हैं डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, आल्सो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक हो गया। वो कहता है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, इधर हमारे पास तकरीबन ये 100 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये आप जैसे देख रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स। और जो हमारे पास जो दूसरी हम एक और साइड ले लेते हैं, ये हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, एक साइड पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हैं, 10 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की, और दूसरी साइड पे 10 बेचारे सिर्फ मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, मतलब 100 मॉलिक्यूल जाएंगे 10 की तरफ। ठीक हो गया, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन। ये आप समझ ले, इधर हम सेल की सेल वाल लगा देते हैं ना, ये सेल है। सेल के अंदर 10 मॉलिक्यूल पड़े हैं, सेल के बाहर 100 मॉलिक्यूल पड़े हैं। सेल के अंदर क्योंकि 10 पड़े हैं तो सेल के अंदर तो थोड़े हैं, बाहर ज़्यादा हैं, तो बाहर वाले मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये डिफ्यूजन हो रही है। समझ आ गई आपको? ओके हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल का सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो हरकत में होता है जब उसकी जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से अबव हो, ऊपर हो। इसका क्या मतलब है, एक हमारे पास 0 केल्विन जो होता है ना, वो बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। इस पे ना कोई भी मूवमेंट नहीं शो हो रही होती, जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल हों या सॉलिड के मॉलिक्यूल हों, क्योंकि इधर ना हर चीज़ जम जाती है। हमने साइंसदानों ने एक ऐसा टेम्परेचर निकाला
ठीक है, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो मोशन होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ, जितनी हम चीज़ को गर्म करेंगे ना, टेम्परेचर जितना देंगे ना चीज़ को, उतनी ज़्यादा चीज़ हरकत करेगी। ठीक है, आप कभी आप तवे पे बैठ जाएं, आप कितना भागने लग जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको ऐसे एक मिसाल दी है। इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल होता है ना, उसको हम हीट दें ना या टेम्परेचर दें, वो भागने लग जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या है? हीट हो वो भी एनर्जी है। ठीक है, साउंड, नॉइस पोल्यूशन, कुछ भी इस तरह का, लाइट एनर्जी है। ये इसी तरह टेम्परेचर भी एनर्जी है। हमने इसको एनर्जी दी ना, इसने एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट तो करनी है ना, वो फिर वो भागने इधर उधर लग जाएगा। इसी तरह चाहे ये गैस का मॉलिक्यूल हो या सॉलिड मॉलिक्यूल हो या लिक्विड मॉलिक्यूल हो, जब इसका टेम्परेचर इससे ऊपर होगा ना, ये कोई ना कोई हरकत करेगा, इसमें एनर्जी है। लेकिन जब ये वाला टेम्परेचर इसका हो जाएगा ना 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो तब ये हरकत नहीं करेगा, ये जम जाएगा, इसकी सारी एनर्जी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है और साइंसदानों ने ये एक्सपेरिमेंट से चीज़ें निकाली हैं। आप केमिस्ट्री में इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया, वो उस ये बात समझ आ गई कि इससे ऊपर अगर टेम्परेचर हो मॉलिक्यूल का तो वो हरकत करेगा, नहीं तो नहीं हरकत करेगा। इन अ सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव करते हैं, जहाँ पे कम मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 100 मॉलिक्यूल होंगे और सेल के अंदर 10 होंगे, तो 100 मॉलिक्यूल जो हैं जो बाहर होंगे वो सेल के अंदर चले जाएंगे। वही वो बात कर रहा है जहाँ कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है कि शिद्दत, किसी चीज़ की शिद्दत क्या है। जहाँ पे ज़्यादा शिद्दत होगी वहाँ से कम शिद्दत की तरफ जाएगी। जैसे आप एक स्केल को गर्म कर दें, इधर स्केल के ऊपर कोई रख दें, कोई नीचे मोमबत्ती रख दें या कोई भी चीज़ आप रख दें, इग्निशन इसकी करें, तो यहाँ ये एक स्केल है लोहे का, इधर वो गर्म होगा, फिर इसकी हीट इधर चली जाएगी। इधर तो आपने गर्म नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर था, ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। यहाँ मान ले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ 10 था। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हीट के मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेशन के ज़रिए इस तरह वो इधर से इधर मूव करने की कोशिश करेंगे या अपनी हीट जो है आगे फर्दर उसको कर देंगे। तो इसी तरह वो कह रहा है कि हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं। इवन सॉलिड में तो नहीं मूव करते क्योंकि इकट्ठे पड़े होते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते होते हैं। आप फिजिक्स में ये चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट मेंटेन करने के लिए आपको साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ा रहा हूँ। although there are some that move from low concentration to high concentration, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जिनमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भी मूव करते हैं। बस आप इस बात को याद कर लें। द ओवरऑल मूवमेंट इज दस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगी। अब इस बात का क्या मतलब है, वो कह रहा है अगर इधर 100 मॉलिक्यूल पड़े हैं ना, 100 मॉलिक्यूल, ठीक है, और इधर 10 मॉलिक्यूल पड़े हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल, वो कहता है इधर ये मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, ये मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, लेकिन इधर जा रहे होंगे 50 मॉलिक्यूल, इधर जा रहा होगा बेचारा 1 मॉलिक्यूल। तो जो हम निकालेंगे 50 में से 1 को माइनस कर दें तो 49 मॉलिक्यूल किधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव करते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादातर जो मूव कर रहे हैं वो 100 से 50, जो 100 है ना, इधर 50 जा रहे हैं, तो इधर 10 में से 1 जा रहा है। तो हम अगर इसका नेट निकालें ना तो ज़्यादा 49 जो है ना तकरीबन इधर जा रहे हैं। तो वो यही कह रहा है ज़्यादातर क्या होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की वजह से जाते हैं, इसीलिए हम इसको गिनते ही नहीं है, क्योंकि ये 1 जा रहा है, इधर 49 जा रहे हैं, इसका असर ज़्यादा है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का असर ज़्यादा है कि हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। होपफुली आपका एक एक कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो रहा हो, और इधर क्लियर होना भी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंचुअली आखिर में क्या होता है, द मॉलिक्यूल रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द एरिया। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि 100 मॉलिक्यूल इधर थे, 10 इधर थे। अब वो क्या कह रहा है कि इधर भी मॉलिक्यूल जाएंगे, इधर भी जाएंगे, लेकिन इधर ज़्यादा जा रहे होंगे क्योंकि इधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। एंड पे क्या होगा, इधर भी 50 हो जाएंगे, ठीक है, और इधर सॉरी ये कितने बनते हैं, 55 बनते हैं। 110 का आधा निकालें ना, 2 पे डिवाइड करें तो क्या निकलता है, 55 निकलता है। वो कहता है इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इधर भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, इधर भी सेम हो जाए। ये सेल के अंदर 10 पड़े हैं ना, ये सेल से बाहर हैं,
ठीक है। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम आखिर इधर मूव करेंगे, लेकिन एंड पे क्या होगा, एंड पे ये होगा कि इधर 55 आ जाएंगे और इधर भी 55 आ जाएंगे, ना आपको इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। इस स्टेट को हम कह देंगे इक्विलिब्रियम, या जितने इधर मूव करेंगे उतने ही इधर मूव करेंगे। ये स्टेज है इक्विलिब्रियम के, सेल के अंदर भी और सेल से बाहर भी मॉलिक्यूल सेम हो गए हैं, ठीक हो गया। Diffusion is one principal method of movement of substances within the cell as well as across the cell membrane। सेल के अंदर कोई चीज़ आनी हो या बाहर जानी हो, मेजर असूल जो है, ज़्यादातर जो काम हो रहे होते हैं ना, इसी फिनोमेना डिफ्यूजन के ज़रिए सारे काम हो रहे होते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया। वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, ग्लूकोज हो, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे होते हैं, यानी मेम्ब्रेन से पास कर रहे होते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए, यानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। कि जिधर सेल के बाहर ग्लूकोज ज़्यादा है ना, सेल के अंदर कम है, सेल के अंदर ग्लूकोज क्या है, कम है, सेल के और सेल के बाहर ज़्यादा है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन इधर है ना, तो लो कंसंट्रेशन इधर है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगा। इजी सिंपल बात होगी। गैसियस एक्सचेंज और होता है, जो सांस ले रही होती हैं मछलियाँ, गिल्स जो उनके होते हैं, उनमें भी इसी तरह डिफ्यूजन हो रही होती है, हमारी लंग्स के अंदर भी डिफ्यूजन हो रही होती है। The movement of glucose molecule from intestine into human blood capillaries in the villi is another example of diffusion। इसका क्या मतलब है, जब हमने कोई खाई चीज़, ये हमारा स्टमक के अंदर हमने खाई चीज़, ग्लूकोज आया, या आपने चीनी खा ली, उसके अंदर ग्लूकोज था, चीनी के अंदर, शुगर के अंदर ग्लूकोज था, वो क्या हुआ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है, छोटी आंत में आया। छोटी आंत को मैं इधर से बड़ा करके दिखा रहा हूँ। जब आप छोटी आंत के अंदर आएगा ना, उधर इधर ना विलाई पड़ी होती हैं, ग्लूकोज इधर होगा, यहाँ पे ये हमारी ना छोटी आंत का ना गोश्त का टुकड़ा है, ठीक है, मैंने ये गोश्त का टुकड़ा एक काट के इधर बड़ा कर दिया, ये वाला जो छोटा सा पीस है उसको मैंने इधर बयान किया है, ये वाली इधर, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है ना इधर कम होगा, ये खून है हमारा, ब्लड है, इधर कम होगा, इधर बाहर ज़्यादा होगा, तो बाहर से ना अंदर सेल के अंदर आ जाएगा, सेल इधर पिद्दू पड़े होंगे, विलाई पड़ी होगी, इधर से ही इधर आ जाएगा। और ये फिनोमेना कौन सा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है ना, हमने खाया ना, हमारे इधर हमने खाई चीनी, तो चीनी इधर मैदे में आ गई, फिर वो इधर से चलती इधर जब आई, इधर ग्लूकोज इधर से ब्लड के अंदर आ गया, ठीक है। तो ब्लड के अंदर वो किस फिनोमेना के ज़रिए आया, वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास आया, या जिसको हम डिफ्यूजन का नाम देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मूवमेंट हो गई। उसके बाद कहता है बिकॉज ऑल सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। इस बात का आपको पता चल गया कि जो सेल हैं वो कोई भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिकॉज हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन वैसे ही उन्होंने आना होता है, लो की तरफ आना होता है, हाई से लो। आप पहाड़ी से कोई नीचे चीज़ फेंके तो हाई से लो की तरफ जाती है ना, तो उसमें कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होती। लेकिन आप अगर पहाड़ी के ऊपर आप जब पहाड़ी से नीचे आप घिसी लगाएं तो हम नीचे आ जाएंगे, आपकी कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन जब आप पहाड़ी पे, जब माउंटेन पे चढ़ेंगे, माउंटेन की हाइकिंग करेंगे, उधर क्लाइंब करेंगे माउंटेन पे, आप जब चलेंगे आपकी एनर्जी, आपकी ताकत इस्तेमाल होगी। समझ आ रही है ना इस बात की, ये वही बात है। नेक्स्ट फिनोमेना पे आ जाते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, बाकी वीडियो शॉर्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह। मैनी मॉलिक्यूल डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज देयर साइज और चार्ज। कुछ मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं ना, वो जो है ना लिपिड लेयर को क्रॉस ही नहीं कर सकते। देखें ना, ये मैंने आपको लिपिड लेयर बताई थी, लिपिड बाई लेयर है, ये इतना पिद्दू सा है, ये इधर से पास कर जाएगा लिपिड मेम्ब्रेन से। और अगर कोई इतना बड़ा आ गया भाई, इसको हम कैसे पास करवाएंगे, और या इसके ऊपर कोई चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये लिपिड इसको रिपेल कर देंगे तो ये भी अंदर नहीं जा पाएगा। इसी वजह से, इसी मुश्किल को देखते हुए एक और फिनोमेना सेल अपनाता है, उसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसमें क्या होता है अब पढ़ते हैं, ठीक हो गया। वो कहता है चार्ज और साइज की वजह से कुछ मॉलिक्यूल सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। सच मॉलिक्यूल आर टेकन इनटू और आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ऐसी चीज़ों को अंदर या बाहर तो भेजना सेल ने, चाहे वो बड़े हों, उनकी ज़रूरत जो है सेल को, अब हमें तो अंदर उसको लेके आना है उस मॉलिक्यूल को। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, सेल की मेम्ब्रेन पे हमने प्रोटीन पढ़े थे कि सेल की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, जैसे ये प्रोटीन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन का क्या फंक्शन है मैं आपको अच्छा, तो मैं अब आपको बताता हूँ। ये प्रोटीन जो होते हैं हमने पढ़ लिए हैं, जैसे मैं आपको इधर बता रहा था कि ये प्रोटीन है, इसने मूव करवाना है। मैंने पहले भी आपको इधर सेल वाल, जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, सॉरी, ये देखें मैंने आपको बताया था, ये जो प्रोटीन पड़ा होता है, ये जो है इसने मूव करवाना होता है इस पार्टिकल को या इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या सेल से बाहर। अब ये कैसे होता है, ये इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता दूं, आगे भी उसने फिगर एक बयान की हुई है। देखें, ये जो है ना प्रोटीन,
ये जो पड़ा हुआ है प्रोटीन, ठीक है, मैंने आपको बता दी इस तरह प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। इन प्रोटीन का काम भी यही है कि फैसिलिटेट करें, फैसिलिटेट मतलब सहारा दे रहे हैं, जैसे मैं आपको सहारा दे रहा हूँ कि आप पढ़ें, ठीक है। इसी तरह ये जो प्रोटीन बैठा है ना, ये एक इसके अंदर एक चैनल समझ लें, या एक इस तरह का एक पोर होता है जो कि ना जो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं या जिनके ऊपर चार्ज होता है उन मॉलिक्यूल की मदद करता है वो सेल के बाहर या सेल के अंदर चले जाएं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, इधर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, ठीक हो गया। अब डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का अगर हम देखें, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जा रहे हैं। देखें इधर ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 3 है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। वैसे इधर ज़्यादा 6 हैं, इधर 3 है, तो इधर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ये दोनों डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, ये जो है इस कैरियर को इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो सिंपल डिफ्यूजन है या जो अकेला डिफ्यूजन है उसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो ऐसे ही पास कर जाएगा, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे या जिनके ऊपर चार्ज होगा उन्हें सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने के लिए किसी बंदे की ज़रूरत होगी, किसी मददगार की ज़रूरत होगी। वो जो मददगार भाई है वही प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन उसको कहते हैं, वो इनको पकड़ के इधर ले जाएगा या इधर लेके आएगा। लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसको आपने ज़रूर याद रखना है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इधर ज़्यादा होगा तो और इधर थोड़ा होगा, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर भी हैं हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर होता है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लाया जाता है। पहले तो इधर होंगे 100 मॉलिक्यूल और इधर होंगे 10 मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर भी वो क्या करेगा, इन 10 बेचारों को पकड़ के एनर्जी इस्तेमाल करेगा, ताकत लगाएगा और ऊपर ले जाएगा। इधर वो कहता है कि इधर 110 आने चाहिए, इधर चाहे कुछ बचे ना बचे, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मिसालें हैं, ठीक हो गया। इसीलिए आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना करें। मैंने पहले ही आपको इधर डायग्राम में समझा दिया था एनर्जी कहाँ इस्तेमाल हो रही है कहाँ नहीं हो रही, आप मज़ीद रिवाइंड करके पीछे देख लें, ठीक हो गया। अब इधर पढ़ लेते हैं उसको। व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यही बात मैंने आपको समझा दी है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक कैरियर प्रोटीन की, ठीक हो गया, और एक हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। मॉलिक्यूल बड़ा है, एक तो लार्ज साइज है उसका और एक उसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है। अगर कैरियर की वजह से मॉलिक्यूल मूव कर रहा है इनटू या आउट ऑफ द सेल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, उसको हम सिंपली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह देंगे, ठीक हो गया। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। वो कहता है अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसका रेट ज़्यादा होता है कि जितनी देर में डिफ्यूजन अकेला जो डिफ्यूजन है बेचारा उससे ना 10 जा रहे होंगे ना सेल, 1 मिनट में ना 10 मॉलिक्यूल ना सेल के अंदर जा रहे होंगे। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि उनका प्रोटीन भाई है, उनको पकड़ के ज़बरदस्ती अंदर लेके जा रहा है कंसंट्रेशन की वजह से, तो उनमें ना इधर तो 10 जाने थे ना, जो अकेली बेचारी सिंपल डिफ्यूजन है उसमें 10 जाने थे, लेकिन इधर 100 चले जाएंगे। इसी वजह से इसका रेट ज़्यादा है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये ज़्यादा तेज़ी से सिस्टम काम करता है, क्योंकि इधर प्रोटीन जो है वो मददगार बैठा होता है, वो पकड़ के सेल के अंदर मॉलिक्यूल को ले जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक हो गया। पैसिव का मतलब इधर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, ठीक हो गया, क्योंकि एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता।